ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि एक तरफ आरबीआई फोकस कर रही हो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी तरफ सरकार सोच रही हो कि चलो लोगों के अकाउंट में पैसा डाल दो, खूब सारा खर्चा करें। क्या हमारे पास एक ऐसा फंड नहीं होना चाहिए जो जरूरत के समय के ऊपर अचानक अगर पैसों की जरूरत आ जाए तो हम वहां से पैसा निकाल पाए? जिसकी जेब से पैसा जाएगा उसी की जिम्मेदारी है सरकार को जमा कराने की, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। कोई आपसे पूछे कि भारत का बजट का साइज कितना है, तो आज के साल वो 49 लाख करोड़ का बजट है हमारा, 49 लाख करोड़ का। क्या बोरिंग आपका कैपिटल सीट में आता है? बिल्कुल, कैपिटल सीट में बोरिंग आता है। जब आप कहीं से पैसा उधार लेते हो आपकी जेब में पैसा जाता है? बिल्कुल जाता है, और आपका उससे लायबिलिटी बढ़ती है बोरिंग करने से। यस, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग है। अब आज के सेशन में हमें कई सारी बातें डिस्कस करनी है। क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, बजट क्या है, और अभी आप जानते होंगे अभी रिसेंटली ही बजट आया है, तो उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या लेटेस्ट डेटा है, वो सारी बातें भी हम आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म फिस्कल पॉलिसी? दोस्तों, आप सबने मेरे से पिछले लेक्चर्स पढ़ रखे होंगे, वहां पर हमने मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वहां हमने देखा था कि कैसे आरबीआई के अलग अलग टूल्स हैं आरबीआई के पास, जिस वजह से आरबीआई अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करता है। जब हम बात करते हैं ना फिस्कल पॉलिसी की, ये फिस्कल पॉलिसी का मतलब सरकार की नीति होती है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार अपनी पॉलिसी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, चाहे वो लोगों के लिए रोजगार जनरेट करना हो, चाहे वो ग्रोथ को प्रमोट करना हो, या फिर कई बार हो सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के अंदर मदद करनी हो। तो इस तरह से फिस्कल पॉलिसी यहां पे वर्क करती है। खर्चा करके, टैक्सेस के अंदर चेंजेस करके सरकार अपनी नीति को अप्लाई करने की कोशिश करती है। तो समझेंगे इस पूरे लेक्चर को डिटेल में। बाकी दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है, एंड अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फिस्कल पॉलिसी का अर्थ क्या है? मैंने जैसा आपको बताया, ये सरकार की नीति है। इट इज द पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जो नीति बनाई उसके माध्यम से कोशिश उन्होंने ये करी कि जो भी आपका स्पेंडिंग लेवल है, स्पेंडिंग मतलब अपना जो एक्सपेंडिचर, उसको वो एडजस्ट करती है। एडजस्ट मतलब उसको कम ज्यादा किया जाता है। टैक्स रेट्स, आपके टैक्सेस के अंदर कम ज्यादा किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं, वो फिस्कल पॉलिसी में आ जाएगा। अब होता क्या है, ये दोनों पॉलिसी तालमेल में आनी चाहिए। आपकी आरबीआई और आपकी सरकार ये कहीं ना कहीं अगर साथ में काम करें, साथ में मतलब सिमिलर तरह से काम करें, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हम उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि एक तरफ आरबीआई फोकस कर रही हो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी तरफ सरकार सोच रही हो कि चलो लोगों के अकाउंट में पैसा डाल दो, खूब सारा खर्चा करें। उससे दिक्कत हो जाएगी, एक डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाता। तो इसीलिए दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली मीटअप होंगे। तो इसमें यही सब चीजें देखनी होती हैं कि हाँ, कहां से टैक्स आ रहा है, हमारा सिर्फ सालाना बजट क्या है, वेलफेयर मेजर्स, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जहां पर सरकार अपनी कंपनीज को बेचती है, राइट। तो ये सारी चीजें, खर्चा, टैक्सेस, ये सारा यहां पे देखने को मिलता है। ओके, सबसे बड़ा फिस्कल पॉलिसी का एग्जांपल बजट ही है, क्योंकि जब सरकार बजट लेकर आती है तो क्या बताती है उसके अंदर? सरकार यही तो बताती है कि कहां पर कितना पैसा हम खर्च करने जा रहे हैं, कहां से कितना कितना पैसा आएगा। एवरीथिंग दैट इज इन बजट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, हम अपना बजट से ही स्टार्टिंग करते हैं। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ बजट। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आगे आपको ये बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा बजट को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो, होता क्या है ना दोस्तों, हमारा जो बजट होता है, इसके बारे में कुछ पहले बेसिक बातें आपको बता देता हूं। हम बात जरूर करते हैं बजट की, पर अगर आप नोटिस करोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बजट वर्ड मेंशन नहीं है। अगर आप आर्टिकल 112 की बात करें, वहां पर जो वर्ड मेंशन है वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड यहां पे मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो होता पता क्या है, जैसे अभी क्या होता है, अभी ट्रेंड क्या है, अभी 1 फरवरी को
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है बजट। ठीक है, ये डेट कोई फिक्स नहीं है। जैसे पहले ये क्या होता था, पहले फरवरी के एंड में होता था, पर अब हम इसको फरवरी के स्टार्टिंग में लेकर आते हैं, राइट। तो डेट कहीं संविधान में मेंशन नहीं है कि किस तारीख को लेकर आना है, पर हां इतना जरूर है कि इसको लेके जरूर आना है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, यह संवैधानिक एक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जरूरत है कि हम बजट को लेकर जरूर आएंगे। किस डेट को लेकर आना है यह सरकार की मर्जी है, कितने हिस्सों में लेकर आना है यह भी सरकार की मर्जी है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में बजट ले आए, हो सकता है कि हिस्सों में लेके आए, थोड़ा बजट अभी दिया, थोड़ा अगले हफ्ते दिया या अगले महीने दिया, इट इज पॉसिबल। तो कैसे लेकर आना है, कब लेकर आना है, यह सरकार की तरफ है, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, पर ध्यान रखना कि लेकर जरूर आना है। जैसे पहले पता क्या होता था, पहले आपका जनरल बजट अलग आता था, रेलवे का बजट अलग आता था। अब बट यहां पे दोनों कंबाइन इकट्ठे एक ही बार में आते हैं, पहले ऐसा नहीं था, राइट। तो मेरे कहने का पॉइंट है, चाहे एक पार्ट में लेके आओ, 2 पार्ट में लेके आओ, 10 पार्ट में लेके आओ, चाहे आप 15 फरवरी को लेके आओ, चाहे 1 फरवरी को लेकर आओ, ये पूरे की पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है कि कब लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, बट लेकर जरूर आना है, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि हर साल बजट प्रेजेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, अंडरस्टूड, राइट। तो इस तरह से आप यहां पे कह सकते हो। अब होता पता क्या है, यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये बजट में क्या क्या वर्ड्स ये आपको देखने को मिलते हैं। बट उस तक पहुंचने से पहले मैं छोटा सा आपके लिए डिस्कशन कर देता हूं अपने जो अकाउंट्स के बारे में, थोड़ा पॉलिटी के बारे में मैं हल्का सा मेंशन करूंगा यहां पे जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा। एक्चुअली आप लोगों ने 3 तरह के अकाउंट्स के बारे में सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड तीसरा है आपके सामने पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। मेरा पहला सवाल आपसे है, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी हुई है, हाँ। अब मेरा पहला सवाल आपसे यह है, इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है या कौन सा ऐसा फंड है जो हमारे संविधान के द्वारा क्रिएट किया गया है? विच ऑफ दीज फंड्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? आप मुझे इसका आंसर दें। इनमें से कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आपके संविधान ने क्रिएट किए हैं? अब एक बात अंडरस्टैंड करना, कई बच्चों का आंसर शायद यहां पे ये होगा कि सर तीनों फंड है, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम दोस्तों बात करें ना, हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और आपका पब्लिक अकाउंट है, ये आपका संविधान ने क्रिएट किया है। दीज हैव बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पर अगर हम बात करें, मतलब ये आर्टिकल 266 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट भी आपको आर्टिकल 266 में ही देखने को मिलेगा, दैट इज देयर। बट अगर हम बात करें कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, ये संविधान से क्रिएट नहीं हुआ। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आर्टिकल 267 के अंदर लिखा हुआ है, पर प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, कौन सा ऐसा फंड है जो संविधान ने बनाया है? कंटिंजेंसी फंड संविधान ने नहीं बनाया। अगर आप आर्टिकल 267 उठा के देखो, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट अ फंड, कंटिंजेंसी फंड। तो एक्चुअल में ना पार्लियामेंट ने कानून से इस फंड को बनाया है। संविधान में बस मेंशन्ड है इसके बारे में कि अगर पार्लियामेंट को लगता है तो वो इसके रिगार्डिंग कानून बना के फंड को क्रिएट कर सकती है, पर संविधान के अंदर ये फंड बना नहीं है, ठीक है। ये फंड आपके संविधान में थे, बट नॉट द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसने बस पार्लियामेंट को पावर दी है कि अगर आप चाहो तो आप कानून बना के कंटिंजेंसी फंड बना सकते हो। समझे इस बात को, ठीक है। अब पॉइंट यहां पे ये आएगा कि सर आखिर इन फंड्स में क्या क्या जाता है, क्या पर्पस है इन फंड्स का, क्यों बना रहे हैं हम इन फंड्स को? देखो प्लीज एक बात समझना कि जो भी आपका टैक्स रेवेन्यू है, जो भी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है,
वो सारा का सारा कहां जाता है? वो सारा का सारा सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें, जो भी पैसा सरकार ने उधार लिया, बोरोइंग्स, वो सारा पैसा भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर मान लो लोन हमारे रीपे हुए हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन्स वगैरह, मतलब जो भी पैसा आया, ठीक है ना, या रिकवरी ऑफ लोन्स लिख लो इसको, रिकवरी ऑफ जो लोन्स होता है, वो सारा आपका किसके साथ लिंक्ड है? वो सारा आपका लिंक्ड है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो जो भी इस तरह की रिसीट्स होती हैं वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मान लेते हैं आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, तो क्या इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए? द आंसर इज यस, यहां आपके पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के से नहीं निकाल सकते। प्लीज इस बात को ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये तो बात हुई आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। और हम सब समझ गए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी आपने जो हमें बताया कि संविधान से नहीं बना, संविधान में बस मेंशन था कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसा फंड बनाया जा सकता है। ठीक है, वी अंडरस्टूड योर पॉइंट। पर पॉइंट आता है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कहां है? देखो, मान लो कोई आपदा आ गई, कोई मजबूरी आ गई और हमें पैसा खर्च करना है क्या, और मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो क्या हम इंतजार करते रहेंगे कि पार्लियामेंट सेशन में आए तब जाके हम उस खर्चे को करें, या फिर तब जाके हम वहां से पैसा निकलवाएं? क्या हमारे पास एक ऐसा फंड नहीं होना चाहिए जो जरूरत के समय के ऊपर अचानक अगर पैसों की जरूरत आ जाए तो हम वहां से पैसा निकाल पाए? आंसर इज यस, बिल्कुल। तो इसीलिए हमने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को बनाया है। यहां पर आज के समय जो टोटल कॉर्पस है ना, वो आपको 30,000 करोड़ देखने को मिलेगा। ये लेटेस्ट आंकड़ा है, ठीक है, पहला आंकड़ा 500 करोड़ हुआ करता था, बट वो पुराना आंकड़ा है। आज के समय ये 30,000 करोड़ आपको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का अमाउंट देखने को मिलेगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो क्या आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है? देखो, ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, बट प्लीज ध्यान से सुनना। ये जो फंड है ना, ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होता है। ठीक है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। पर उनके बिहाफ पे हमारे जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो यहां पे इसको देखते हैं। ठीक है, इट इज हेल्ड बाय देम ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर सर, क्वेश्चन तो मेरा कुछ और था। क्वेश्चन था कि क्या यहां पे पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है? आंसर इज कि देखो, ये पर्पस क्या है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाने का, कि कोई आपदा आए तो अगर आपको खर्चा करना हो तो आप खर्चा कर पाओ। तो इसीलिए शुरुआत में तो नहीं आपको अप्रूवल की जरूरत, शुरुआत में मतलब खर्चा करते समय, पर बाद में आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यहां पर जो अप्रूवल होता है ना, वो एक्स पोस्ट फैक्टो होता है, मतलब खर्चा करने के बाद आप यहां पे अप्रूवल लेते हो यहां पे। ठीक है, कुछ जरूरत आ गई तो आपने यहां पे खर्चा कर दिया। ठीक है, अगर किसी को इस पॉइंट में डाउट है तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लो। संविधान ने इस आपके फंड को नहीं बनाया, संविधान में बस मेंशन था कि ऐसा फंड हम बना सकते हैं, पार्लियामेंट कानून के माध्यम से बना सकता है, और इसीलिए सरकार ने पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट इसीलिए पास हुआ था क्योंकि संविधान में इसकी मेंशन था कि आप चाहो तो एक्ट पास करके इसको इस तरह से बना सकते हो। इस बात का आप यहां पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरा है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है सर? देखो, एक्चुअली ना, ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये लोगों का पैसा है, ये सरकार का एक्चुअली पैसा नहीं है। कैसे? देखो, आप लोगों ने कई बार हो सकता है पैसा इन्वेस्ट किया हो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, है ना, नेशनल स्मॉल सेविंग जो फंड्स होती हैं उनमें आपने पैसा दिया हो, ये आप ही का पैसा है, सरकार ने आपसे पैसा लिया है, आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आपने अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। समझे इस बात को? तो वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में यहां पे देखने को मिल जाता है। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है आपका जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वाला जो पैसा होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हम लोग टैक्स वैक्स देते हैं ना, वो सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वहां से कुछ भी पैसा निकालना हो तो पार्लियामेंट के अप्रूवल से यहां से पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी एक बेसिक आइडिया जो हमें पॉलिटी का लेना था। अब आ जाते हैं अपने बजट के ऊपर कि सर बजट में क्या बातें होती हैं। देखो,
हमें एक बजट बनाना है, हमें एक बजट बनाना है अपनी सरकार का। उस सरकार के बजट बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपने आपका बजट या अपनी परिवार के बजट के। देखो, आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपने परिवार के लिए बजट बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें यही तो देखेंगे कि कहां से पैसा आ रहा है एंड कहां को पैसा जा रहा है। यही तो आपको देखना होगा कि कितना पैसा कहां से आया एंड कहां कहां पैसा हम उस पैसे को खर्च करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो, अगर मैं आपको यहां पे लिखने की कोशिश करूं कि आपको पास पैसा कहां कहां से आएगा, तो आप बोल सकते हो मुझे कि सर देखो, मुझे मेरे पास सैलरी है, ठीक है ना, वहां से मुझे थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, थोड़ी बहुत इनकम आती है मेरे पास, और थोड़ा प्रॉफिट कहीं से आ जाता है, ठीक है, थोड़ी बिजनेस इनकम है ना। इन सब चीजों से थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा आता है, अलग अलग, कोई एग्रीकल्चर से हो सकता है या किसी चीज से मेरा इनकम आती है, हर महीने थोड़ा थोड़ा मेरी सैलरी वगैरह आती रहती है, वहां से मुझे मेरी जेब में पैसा आता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पैसा खर्च कहां करते हो। तो किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर देखो, हम बहुत सारी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, है ना, ये आपकी जो यूटिलिटीज होती हैं, यहां पे हमारा काफी सारा पैसा खर्चा हो जाता है, और रोजमर्रा के खर्चे, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, है ना, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे आपको देखने को मिलते हैं बार बार जो खर्चे करते हो। तो आपने नोटिस किया यहां पर मैंने वो खर्चे लिखे जो रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं, बार बार आप उन खर्चों करते हो, ये वो है जो आपको पैसा मिलता है। पर मेरा आपसे एक सवाल और है, क्या इनके अलावा भी कोई तरीका है जहां से आपको पैसा मिलता है या फिर जहां पे आप पैसा खर्च करते हो। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कहीं से, देखो इधर पता मैं क्या लिख रहा हूं, जहां जहां से मेरी जेब में पैसा आता है, द लाइन इज जेब में पैसा आना। जहां जहां से जेब में पैसा मेरे जेबें भरेंगी उसको मैं इधर लिखूंगा। क्या आता है मतलब, और देखो फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपने अपना घर बेचा, आपने अपनी दुकान बेची, ऐसे कुछ भी आपने यहां पे बेचा। जब आप अपना घर बेचते हो तो क्या आपकी जेब में पैसा नहीं आता? बिल्कुल आता है। एक्चुअली ना मैं इधर वो बातें लिख रहा हूं जहां पर आपकी जेब में पैसा भरेगा। तो घर बेचने से भी आपकी जेब में पैसा भरेगा। तो बच्चा बोलेगा कि सर मैंने अगर उधार ले लूं अपने दोस्त से, तो सर उससे भी मेरी जेब में पैसा भरेगा। बिल्कुल, बात तो सही है। जो जो चीजों से आपकी जेब में पैसा भर रहा था ना, मैंने वो इस साइड लिखी। अच्छा, ऐसा कुछ तो सर इधर भी मैं लिख सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने कोई कुछ खरीदा, कुछ मैंने गाड़ी खरीदी, कुछ मैंने घर खरीदा, कुछ जमीन खरीदी, है ना, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ भी ऐसे खरीदा, तो यहां पे पता क्या हुआ, इससे मेरी जेब से पैसा बाहर गया, इससे मेरी जेब से पैसा बाहर गया। तो एक्चुअली अगर हम बात करेंगे ना, इस साइड मैंने पता क्या लिखी है, इस साइड मैंने वो चीजें लिखी हैं जहां पर आपकी जेब में पैसा जा रहा है, इस साइड मैंने वो चीजें लिखी हैं जहां पर आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है। जब आपकी जेब में पैसा एंटर करे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देंगे रिसीट। क्या नाम देंगे उसको हम? उसका नाम देंगे हम रिसीट। वेरस जब हम बात करें कि आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, उसको हम नाम देंगे क्या? विल कॉल इट एज एक्सपेंडिचर, हमारा जो खर्चा होता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यहां पर जेब में पैसा आ रहा है तो रिसीट, यहां पर जेब से पैसा बाहर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। एक बात और ध्यान रखना, आपको देखो ये दोनों रिसीट है, ऊपर वाली भी रिसीट है, जेब में पैसा भर रही है, नीचे वाली भी रिसीट है, ये भी जेब में पैसा भर रही है। बट नोटिस करना, इन दोनों में एक अंतर है, एक नहीं बल्कि इनफैक्ट दो मेजर अंतर आपको देखने को मिलेंगे। सर कौन से दो मेजर अंतर? देखो, जब हम बात करें ना यहाँ पे सैलरी की या इनकम की, ये लगभग हर महीने, ये रादर आई शुड से पीरियोडिकली आती है, बार बार आती है ना। इट इज रेकरिंग, मतलब रिपीटेडली, इट इज रिपीटेड इन नेचर। बट जब मैं बात करता हूं यहां पे घर बेचने की या उधार लेने की, ये वाला चीज बार बार नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि हर महीने आज घर बेचा अगले महीने बेचा, ना ना, ऐसा नहीं होता। तो ये नॉन रेकरिंग होता है। और इससे भी ज्यादा फंडामेंटल डिफरेंस पता क्या है इन दोनों के बीच में? यहां पर ना देखो, जब आप अपना घर बेच रहे हो तो आपका एक एसेट था, घर आपका एसेट था, मैंने पढ़ाया हुआ पहले आपको एसेट, घर आपका एसेट था, आपने उस एसेट को बेच दिया, एक्चुअली आपके एसेट में कमी आ गई यहां पे। तो एक्चुअली ना इससे आपका एसेट पे इंपैक्ट आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोरोइंग की बात करूं, बोरोइंग जब आपने करी, आपकी जेब में पैसा तो आ गया तो रिसीट तो है, पर
बोरिंग करने से आपकी जो लायबिलिटी थी वो बढ़ गई, क्योंकि आपके ऊपर उधार आ गया, अब इसको उधार को वापस करना होगा। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, ये जो चीजें मैंने यहां पे लिखी है ना, इससे आपके एसेट या लायबिलिटी में कुछ चेंजेस आते हैं। यहां पर आपको सैलरी मिल रही है तो मिल रही है, बात खत्म। ऐसे थोड़ी है कि आपको सैलरी मिलने से या आपको इनकम आने से आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका कैश था वो बढ़ गया आपके पास, और क्या, ठीक है, यू गॉट द इनकम, दैट्स इट। ऐसा थोड़ी कोई लायबिलिटी आ गई ना ना। उसी तरह से यहां पर देखो, इधर इधर आप देखो, यहां पर भी घर के केस में अगर हम बात करें ना, तो आपके पास फ्रूट, वेजिटेबल्स, यूटिलिटीज, ये सब आपने बिजली का बिल देना था तो दे दिया, बात खत्म। बट यहां पे अगर हम बात करें, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, जेब से पैसा बाहर तो गया, एक्सपेंडिचर तो हुआ, पर कहीं ना कहीं इससे आपका एसेट क्रिएशन हो रहा है, आपका एसेट बन के निकल के आ रहा है। तो नोटिस करो, ऊपर वाले अलग खर्चे, मतलब ऊपर वाला अलग चीजें थी, नीचे वाली अलग चीजें थी। इधर सारी चीजें वो है जो जेब में पैसा दे रही हैं, इधर वो चीजें हैं जो जेब से पैसा बाहर भेज रही हैं। पर इनमें भी अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो ऊपर मैंने लिखी हैं, ये बार बार होती हैं। एसेट लायबिलिटी में कोई खास चेंज नहीं होता, पर नीचे वाली जो चीजें हैं ना, यहां पर ये नॉन रेकरिंग होती है, बार बार नहीं होती, और एसेट लायबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंज करती हैं। तो प्लीज इस बात को समझना कि जो ऐसी चीजें होती हैं जहां पे एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आता, उनको हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेवेन्यू। तो ये जो ऊपर वाले कंपोनेंट्स हैं, ये बन गया, ये इसको क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज रेवेन्यू रिसीट। उसी तरह से इधर भी, क्योंकि ये वाली चीजें आपकी एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं करेंगी, तो इसको हम नाम क्या देंगे, विल कॉल इट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, जो नीचे वाली जो चीजें हैं यहां पे जो लिखी हैं, यहां पर आपका एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। तो जब एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है ना, उसके साथ हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैपिटल। तो ये जो चीजें यहां पे लिखी ना, इनका नाम क्या देंगे, विल कॉल देम एज कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट। यहां पर भी जो आपने देखा, यहां पर भी एसेट लायबिलिटी में कुछ कुछ चेंज आया, तो ये क्या होगा, ये आपका बोलेगा, इसको हम बोलेंगे क्या, विल कॉल इट एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि क्या है कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें? ठीक है, हाँ। पर देखो, हमसे ना कोई घर का बजट नहीं पूछेगा, हमसे पूछा जाएगा सरकार का बजट, कि सरकार के बजट में क्या है रेवेन्यू रिसीट, क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी बातें। तो एक काम करते हैं, हम सरकार के पर्सपेक्टिव से इसको अंडरस्टैंड करने की यहां पे कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, हम रेवेन्यू वाली साइड आएंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। रेवेन्यू वालों का ना शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो सरकार के पास, पहले तो ये सोचो, पहले सोचो सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीट क्या होगा। आप बाकी सब भूल जाओ, पहले आप ये वर्ड समझो। गवर्नमेंट के लिए हम रेवेन्यू रिसीट लिखना चाह रहे हैं, हमारी सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीट लिखना चाह रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हुआ, सरकार की जेब में पैसा आएगा, यस। और दूसरी बात क्या है, ये पैसा बार बार आएगा, या फिर इससे सरकार के एसेट लायबिलिटी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो आप लोगों ने सुना होगा सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है, राइट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। मतलब सरकार को जो पैसा मिलता है इनकम टैक्स से, आप लोग इनकम टैक्स पे करते हो, आप लोग नहीं, आपके पेरेंट्स करते होंगे, आप लोग जीएसटी पे करते हो, आप लोग अपना कॉर्पोरेशन टैक्स पे करते हो, ये सारे टैक्स रेवेन्यू में अलग अलग सोर्सेज आते हैं, ठीक है। तो जो भी टैक्स रेवेन्यू आया वो रेवेन्यू रिसीट का ही पार्ट है। क्यों है, क्योंकि सरकार की जेब में पैसा भी आ रहा है, दूसरी बात एसेट लायबिलिटी में कोई चेंजेस भी नहीं आ रहे, राइट। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपका केस आ गया, आपका एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, टैक्सेशन वाले में। डायरेक्ट टैक्स पता क्या होता है, मैंने टैक्स पे करना था, मतलब मेरी जेब से पैसा जेब आना था, और मैंने ही टैक्स आपको दिया, सरकार को मैंने ही टैक्स जमा कराया, सरकार को टैक्स मैंने ही जमा कराया, मतलब मेरी ही जिम्मेदारी थी सरकार को टैक्स जमा कराने की, और मेरी जेब से ही पैसा गया, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, राइट, आपका कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, राइट, ये आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिसकी जेब से पैसा जाएगा उसी की जिम्मेदारी है सरकार को जमा कराने की, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। पर टैक्स तो सर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, हाँ, इनडायरेक्ट मतलब जैसे आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये टैक्स आप जमा नहीं करा रहे, आप कस्टमर हो, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग कोई खरीदते, आप कभी रेस्टोरेंट गए हो, रेस्टोरेंट में कई बार वो जीएसटी लगता है वहां पे। तो जब आपने
जीएसटी आपकी जेब से भरा, हाँ आप ही ने पेमेंट किया जीएसटी का, बिल्कुल जीएसटी अमाउंट आप ही ने पे किया, मतलब आपकी जेब से पैसा कटा, पर सरकार के पास वो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? उस होटल वाले की, उस रेस्टोरेंट वाले की, कि वो जमा कराए। तो किसी और की जेब से पैसा कटा, किसी और की जिम्मेदारी है सरकार को जमा कराने की, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, ये टैक्स रेवेन्यू में ही आएगा, एंड ये सारा हिस्सा आपका रेवेन्यू रिसीट का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि सरकार की जेब में पैसा आ रहा है और कोई एसेट लायबिलिटी में चेंज भी नहीं आ रहा। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं ना, दीज आर रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, कोई एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा। और भी चीजें हैं बट आप नोटिस करो, ये रिपीटेडली मतलब बार बार होती हैं, छोटा इफेक्ट होता है इसका, इससे कोई आपका एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। एक तो इसमें आगे टैक्स रेवेन्यू, मैंने आपको समझा दिया टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, और एक होता है दोस्तों हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू तो है, सरकार का पैसा तो आ रहा है, पर बिना टैक्स के, मतलब टैक्स के अलावा। पॉइंट आता है टैक्स के अलावा क्या ऐसा पैसा होगा जो एसेट लायबिलिटी ना क्रिएट करे। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार को कुछ इंटरेस्ट मिले, कुछ डिविडेंड मिले। डिविडेंड मतलब होता है सरकार की अलग अलग कंपनीज होती हैं जिनकी मालिक सरकार होती है, अगर वो कुछ प्रॉफिट कमाएंगी तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने मालिक को देंगी। मालिक को ना यहाँ पे सरकार, तो सरकार के पास वो कमाई का साधन है। फिर सरकार को कुछ फीस वगैरह मिलती है, वो सारी चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें कहां आएंगी? रेवेन्यू रिसीट में, क्योंकि ये सरकार के पास पैसा ला भी रही है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, इससे कोई सरकार के ऊपर एसेट लायबिलिटी भी नहीं हो रही, ये रेवेन्यू रिसीट में आएंगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार की जेब से पैसा जाएगा, हाँ, और कोई एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट नहीं आएगा। इसमें क्या आता है, जैसे सरकार अपने लोगों को पेंशन देती है, सैलरीज देती है, इंटरेस्ट। अब देखो कई बच्चे सोचेंगे यार यहां भी इंटरेस्ट लिखा सर, नहीं यहां भी इंटरेस्ट लिखा। एक्चुअली पता क्या है, ये है इंटरेस्ट जो सरकार ने पे किया, इंटरेस्ट जो सरकार ने पे किया ना, तो एक्सपेंडिचर। यहां पर क्या था, इंटरेस्ट जो सरकार ने मिला, जो सरकार ने रिसीव किया। तो कुछ पैसा मिलेगा रिसीव्ड, तो रेवेन्यू तो रिसीव्ड में आएगा, और अगर कुछ पे करना होगा तो आपका एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इस तरह से आप यहां पे इनको कैटेगराइज कर सकते हो, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है बात है, ठीक है सर, एग्जाम्पल हमें क्लियर हुए। दूसरी बात अगर हम बात करें, ऐसे हम देख सकते हैं कैपिटल रिसीट के बारे में भी। अब देखो कैपिटल रिसीट क्या होगा, देखो मैंने आपको वर्ड बोल दिया है, वर्ड क्या है, रिसीट। रिसीट मतलब सरकार को पैसा मिलेगा, और जब आपने वर्ड साथ में इस्तेमाल कर दिया कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा पैसा जो सरकार को मिलेगा जिससे एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा, वो होगा कैपिटल रिसीट। बार बार नहीं होगा ये। ऐसी कौन सी चीजें हैं यार सरकार के लिए जहां से उसको पैसा मिलता भी है और एसेट लायबिलिटी में चेंज भी आता है? कुछ सोच सकते हो आप लोग? देखो पहली चीज आप सुनो, आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट समझते हो? बहुत ही लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, कोई रटने की बात नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? कई बार सरकार क्या करती है, अपनी कंपनियां बेचती है। जब सरकार अपने एंटरप्राइजेस बेचती है, अपनी सरकारी कंपनियां बिकती हैं, तो क्या सरकार को पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बिल्कुल सही, रिसीट तो होगा। दूसरी बात, वो जो कंपनी सरकार ने बेची, क्या वो सरकार का एसेट नहीं था? बिल्कुल था। सरकार ने अपना एसेट बेच दिया तो सरकार का एसेट कम नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो कहां डालेंगे उसको? कैपिटल रिसीट के अंदर। ठीक है, और देखो सरकार बोरो करती है, बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, या बोरोइंग पे अभी लिखो, मैं अलग से लिखूंगा, यहां लिख लेते हैं बोरो। ऐसा क्यों लिखा मैं अभी बताऊंगा, क्यों नीचे क्यों लिखा। बोरोइंग का मतलब क्या होता है, सरकार उधार लेती है ना, उधार। सरकार ने जब उधार लिया, क्या सरकार के पास पैसा आया? हाँ बिल्कुल आया, तो रिसीट। दूसरी बात, क्या सरकार का एसेट लायबिलिटी में चेंज आया? बिल्कुल आया, क्योंकि जब सरकार ने उधार लिया है ना, सरकार ने जब उधार लिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है उसको वापस करने की, मतलब सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई है ना। तो इसीलिए बोरोइंग कहां पे आएगा? कैपिटल रिसीट के अंदर। ठीक है, एक बात और देखना, अगर हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स की, किसकी बात करते हैं सर? रिकवरी ऑफ लोन्स की। इस बात को ध्यान से समझना, व्हाट डू मीन बाय रिकवरी ऑफ लोन्स। मान लो सरकार ने किसी को लोन दिया था पास्ट में, पहले कभी लोन दे रखा था, अब सरकार ने उस लोन को वापस मिल गया सरकार को, सरकार ने वो पैसा रिकवर कर लिया पूरा। जब सरकार उस लोन को रिकवर करेगी, देखो सरकार ने लोन दिया हुआ था किसी को, है ना, तो सरकार का वो एसेट था लोन जो सरकार ने दिया था। अब सरकार के पास वो पैसा वापस आ गया, तो सरकार का वो एसेट खत्म हो गया, तो एसेट कम हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। दूसरी बात, जब लोन वापस आया, जब पैसा वापस आया, क्या सरकार के पास पैसा आया?
हाँ बिल्कुल आया, इसीलिए रिसीट, तो कैपिटल भी और रिसीट भी, तो वर्ड आएगा यहाँ पे कैपिटल रिसीट। अब होता पता क्या है, देखो बोरिंग जो है ना, बोरिंग ये हमारे ऊपर एक तरह की लायबिलिटी है, ठीक है ना, एक तरह का डेट है, एक तरह का उधार है। तो एक्चुअली ना हम इसको बोरिंग को क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या बोलेंगे इसको, वी कॉल इट एज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ओके सर। और यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट है और रिकवरी ऑफ लोन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अंडरस्टूड। ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट और ये आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इस तरह से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो। चलो ठीक है। कई बच्चों के ना दिमाग में अभी एक डाउट होगा, मुझे पता है कई बच्चों का डाउट आता है। डाउट पता क्या आता है कि सर आपने ये लोन वाला कैपिटल रिसीट में डाला है, जबकि यहां पे जो अपना क्या था, यहाँ पे इंटरेस्ट वाला, यहाँ जो इंटरेस्ट वाला था ना, कहां गया इंटरेस्ट वाला, ये आपने जो इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला था ये रेवेन्यू सीट में डाला है, ऐसा क्यों? देखो लोन वाली चीज होती है आपकी लायबिलिटी या एसेट, मतलब अगर रिसीट बात कर रहे हो तो एसेट, मतलब लोन आपने दिया था वो आपके लिए एसेट था, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपके ऊपर आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू सीट में कैटेगराइज होगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने से कोई आपका एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा। पर जब वो लोन ही वापस आ गया, आपका एसेट ही खत्म हो गया, तो एसेट कम नहीं हो गया, तो लोन वापस आना, रिकवरी ऑफ लोन्स होना, वो आपका कैपिटल सीट में डालेंगे, इंटरेस्ट मिलना उसके ऊपर वो आपका रेवेन्यू सीट में होगा। प्लीज बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्क है आपका यहां पे, ठीक है। तो आपने यहां पे समझ लिया कि कैपिटल सीट में क्या क्या आता है, इसका लंबे टाइम तक इंपैक्ट होता है, ये बार बार नहीं होता, रेकरिंग नहीं होता, इट इज नॉट रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, इरेगुलर होता है। इससे आपकी या तो एसेट की वैल्यू कम होती है या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो लायबिलिटी की वैल्यू है ये बढ़ा देता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, डेट क्रिएटिंग जैसे आपका लोन हो गया, ये अपने आप में डेट क्रिएटिंग है ना। नॉन डेट क्रिएटिंग में जैसे मैंने आपको बताया, कुछ आपने एसेट बेच दिया, आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, वो आपका यहां पे ये हो गया। अच्छा ऐसे मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसमें क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार जो पैसा खर्च करती है, राइट, और उससे कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट हो, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने सड़कें बना दी, है ना, सरकार ने जमीन खरीद ली, मशीन खरीद ली, इक्विपमेंट खरीद लिया, इससे पता क्या हुआ, सरकार का खर्चा हुआ, तो एक्सपेंडिचर तो है, प्लस साथ में सरकार का एसेट बन गया, तो एसेट बढ़ गया सरकार का, तो दीज विल बी कैटेगराइज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा पिछले 2 दिनों में, इस बार आया ना, इस बार के बजट में कि कैपेक्स हमारा आई थिंक 12.2 लाख करोड़ पहुंच गया, वो इसी की बात हो रही है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बोला है कल परसों ही, तो इसमें यही बात हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने की। आई होप ये जो चारों टर्म्स हैं आपको समझ आई होंगी, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहां पे? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब आते हैं लेटेस्ट डेटा के ऊपर कि क्या बोला है सरकार ने इस बार। देखो ये ना अभी का आंकड़ा है, मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना यहां पे। अभी मतलब देखो आज वैसे 3 तारीख है, पर आप मान के चलो कि 1 तारीख है, मान लो, ठीक है, चलो मान लो कि 1 तारीख को 1 फरवरी 2026, ठीक है, ये तारीख को क्या हुआ, ये तारीख को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया। अब पहले तो ये समझो इस बजट के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, सवाल आता है इसका मतलब क्या है इन चारों लाइनों का। देखो आप लोग फाइनेंशियल ईयर समझते हो, हाँ सर मैं फाइनेंशियल ईयर समझता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2026-27, इसका क्या अर्थ है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का, इसका अर्थ है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 का समय, इसको बोलेंगे FY 2026-27। समझ गए क्या बोलेंगे इसको, FY 2026-27, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले FY 2025-26, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यहां पे क्या है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च
2026। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं FY 24-25, इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ है आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। ओके, ठीक बात है। अब मुझे पहली चीज तो आप बताओ, अभी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में? देखो, अगर आप वीडियो इसको बाद में देखोगे तो चीजें आंसर बदल जाएंगी, पर जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 3 फरवरी 2026 है। तो जब मैं 3 फरवरी में खड़ा हूं ना, 3 फरवरी 2026 में, तो एक्चुअल में मैं इस वाले फाइनेंशियल ईयर में खड़ा हूं। क्या ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 2 महीने बचे हैं साल को खत्म होने में। इस साल को मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में अभी लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। ठीक है। क्या इस साल का मेरे पास पूरा आंकड़ा आ गया होगा कि मैंने इस साल में क्या खर्च किया, कितना कमाई किया? अरे नहीं भाई, अभी 2 महीने बचे हुए हैं, अभी इस साल का पूरा आंकड़ा नहीं आया होगा, क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं इस साल को कंप्लीट करने में। पर पिछला साल तो कंप्लीट हो चुका है ना, 24-25 तो कंप्लीट हो चुका है एग्जैक्टली। तो एक्चुअल में ना इन साल के हमारे पास आएंगे एक्चुअल एस्टिमेट। एक्चुअल एस्टिमेट मतलब कि कितना खर्चा हुआ, कितनी कमाई हुई पिछले साल में, वो सारा आंकड़ा मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि ये साल 24-25 वाला कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे पास पूरा इस साल का लेखा जोखा है 24-25 का। अब बजट में ना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आगे क्या बताती हैं कि अगले साल में हम ये करने जा रहे हैं, अगले साल में ऐसा करेंगे, अगले साल में वैसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अगले साल का आंकड़ा देके जा रही है, एक अनुमान देके जा रही है। शी इज गिविंग एन एस्टिमेट। इसको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट। क्या बोलेंगे इसको? बजट एस्टिमेट 2026-27। आने वाले साल के लिए क्या अनुमान है हमारा, क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं, कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, वो है बजट एस्टिमेट 26-27। अगले आने वाले साल की हमारी क्या उम्मीदें क्या है। ठीक है। तो ये 2 आंकड़े तो बताएंगे, पिछले साल क्या अचीव किया वो बता दिया, और अगले साल क्या करने जा रहे हैं वो बता दिया। करंट साल के बारे में क्या बताएंगे? देखो, करंट ईयर के बारे में ना 2 चीजें यहां पे होती हैं। क्या होती हैं 2 चीजें? देखो यार, हम फरवरी में खड़े हैं, 1 साल पहले भी तो कुछ वादा किया था ना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। हाँ, 1 साल पहले भी कुछ वादा करके गई थी कि इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जैसे आज वादा कर रही है ना अगले साल के लिए, ऐसा ही कुछ वादा पिछले साल भी किया था। उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज द बजट एस्टिमेट 2025-26। ये पिछले साल जो हमने बोला था, जो पिछले साल हम बोल के गए थे, उसको दिखाएंगे कैसे? बजट एस्टिमेट के हिसाब से कि इतना हमने पिछले साल बोला था। पर सर देखो, अब तो 9 महीने 10 महीने गुजर गए हैं, तो सरकार ने थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया होगा कि नहीं नहीं, यहां ज्यादा खर्चा हो गया, वहां कम खर्चा हो गया। तो सरकार के पास 9-10 महीने का आंकड़ा है। उस 9-10 महीने के आंकड़े के बेसिस के ऊपर ना सरकार अपने आंकड़ों को कई बार रिवाइज कर देती है। उसी को बोलते हैं हम रिवाइज्ड एस्टिमेट। व्हाट वी कॉल इट एज रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये आंकड़ा आज से 1 साल पहले दिया था, अब 9-10 महीने का आंकड़ा आने के बाद हमने इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया, कुछ रिवीजन कर दी है, उसको बोल देंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये होगा आने वाले साल में हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, ये पिछले साल हमने क्या अचीव किया था। ये 4 चीजें बताता है। एक तो पिछले साल का एक्चुअल एस्टिमेट, आने वाले साल का बजट एस्टिमेट, करंट ईयर का बजट एस्टिमेट जो पिछले साल दिया था हमने, और अब 9 महीने बीत जाने के बाद उसका रिवीजन, उसका रिवाइज एस्टिमेट। ये 4 चीजें आपकी बजट में आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे, यही 4 बातें तो लिखी हुई हैं। ये देखो, एक्चुअल्स पिछले साल के, बजट एस्टिमेट जो 1 साल पहले हमने बोल के गए थे, 9-10 महीने का हो जाने के बाद हमारा क्या हमने उसमें रिवीजन किया, और आखिरी है आने वाले साल के लिए हमारी क्या उम्मीदें हैं। ये 4 चीजें यहां पे हमें गिवन होती हैं। अब बताओ, अब देखो इधर देखो, इस बजट में ना आपका एक तो ये बताएगा किसके बारे में, एक देखो इसने बता रखा है हमारे रेवेन्यू रिसीट में। क्या बता रखा है इसने रेवेन्यू रिसीट में? देखो, मैं 2 आंकड़े आपको दिखाऊंगा, एक तो ये रिवाइज्ड एस्टिमेट वाला और एक आने वाले साल का। अब नोटिस करो ये क्या बोल रहे हैं। देखो ये बोल रहे हैं, चलो पहले इस पे आने से पहले ना, पहले तो ये देखो, आप इस आंकड़े को देखो, ये वाला आंकड़ा और ये वाला आंकड़ा, ये क्या है? ये है टोटल रिसीट। ये आंकड़ा कितना है सर? मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। देखो यहां लिखा हुआ है रुपीस करोड़ में। ये कितना आंकड़ा है? ये आंकड़ा है आपका 49 लाख, और क्योंकि पीछे करोड़ लिखा हुआ है तो दरअसल में इसका नंबर है 49 लाख करोड़। मतलब कोई आपसे पूछे कि भारत का बजट का साइज कितना है,
तो आज के साल वो 49 लाख करोड़ का बजट है हमारा, 49 लाख करोड़ का। अगले साल उम्मीद है ये 53 लाख करोड़ हो जाएगा। अगले साल उम्मीद है ये 53 लाख करोड़ यहां पे हो जाएगा। समझ रहे हो? ये इतना बड़ा हमारा बजट है, लगभग 50 लाख करोड़ का बजट है हमारा लफली। अब पॉइंट आता है 50 लाख करोड़ ये आ कहां से रहे हैं और जा कहां रहे हैं, ये बताओ सर हमें। देखो मैंने आपको बताया आएंगे कहां से, रेवेन्यू रिसीट से, कैपिटल रिसीट से। तो रेवेन्यू रिसीट से मोटा मोटा इस साल 33 लाख करोड़ आया है, लगभग 33 लाख करोड़। ओके। और कैपिटल रिसीट से लगभग 16 लाख करोड़। आप इन दोनों को ऐड करो, 33 और 16, वो आपका 49 लाख करोड़ बन जाएगा। ठीक है, ये लिखा भी हुआ फॉर्मूला 1+4, रेवेन्यू सीट और कैपिटल सीट जोड़ोगे टोटल सीट बन जाएगा। अब अगर उसमें भी आपको देखना है कि भाई रेवेन्यू सीट, सर आपने बताया था हमें टैक्स रेवेन्यू भी आता है, उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बिल्कुल आता है। ये लिखा हुआ है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा है कि भाई टैक्स रेवेन्यू से कितना आया, जो भी आपका जीएसटी था, जो भी आपका इनकम टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स था, ये टैक्सेस से कितना आया, लगभग 26 लाख करोड़। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें हमने देखा था फीस हो गया, ठीक है ना, फाइन्स हो गया, वो सारी चीजें, वहां से आया लगभग 6 लाख करोड़। 26 और 6 वो लगभग मतलब 32-33 लाख करोड़ बना, जो यहां पे फिगर है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके बाद कैपिटल सीट भी समझाया था। कैपिटल सीट क्या था? व्हाट वाज कैपिटल सीट? क्या होता है कैपिटल सीट? कैपिटल सीट सर वो पैसा जो सरकार को मिलता है, हाँ, और सरकार के एसेट लायबिलिटी में बदलाव करता है। एग्जांपल याद है आपको इसके? डू यू रिमेंबर द एग्जांपल्स? मैंने आपको बताया था रिकवरी ऑफ लोन्स, इसका एग्जांपल था, क्योंकि जब लोन रिकवर किया था कहीं ना कहीं सरकार का एसेट खत्म हो गया था। सरकार ने जब डिसइन्वेस्ट किया, सरकार ने अपनी कंपनियां बेची, वो भी एक कैपिटल सीट था। उसी तरह से सरकार के द्वारा जो उधार लिया जाता है वो भी सरकार के लिए कैपिटल सीट है, क्योंकि उधार भी तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो एक्चुअली उसी की वैल्यूज गिवन है यहां पे। देखो लोन की रिकवरी से कितना पैसा आया सरकार को इस साल, मोटा मोटा 30,000 करोड़। बोरोइंग से कितना आया, मोटा मोटा 15 लाख करोड़। हमने बहुत पैसा उधार लिया, 15 लाख करोड़, दिस इज द नंबर। और अगर हम बात करें बाकी और रिसीट्स की, बाकी रिसीट्स में ना एक्चुअली अगर आप इसको खोल के देखोगे, बाकी रिसीट्स का मतलब यहां पे आपका मेजर कंपोनेंट इसमें क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। जो आपने कंपनियां बेची, तो डिसइन्वेस्टमेंट करके हमारे पास कितने पैसे अनुमानित आएंगे इस साल, लगभग 33,000 करोड़। दिस इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, ये सारा मोटा मोटा पैसा आपके पास 49 लाख करोड़ आपका आ जाएगा। अब पॉइंट तो ठीक है सर, 49 लाख करोड़ समझ गए, पर पॉइंट आता है कहां हमने खर्च कहां किया, उसका भी इस बजट में सारा मेंशन होता है। क्या मेंशन है? देखो आप इधर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 49 लाख करोड़ कहां खर्च हुआ है, देखो इसमें एक तो खर्च हुआ है हमारा रेवेन्यू अकाउंट में, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, वो है लगभग 38 लाख करोड़। लगभग 38 लाख करोड़ हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, वो कितना आया आपका, वो लगभग आपका 10 लाख करोड़ आया। तो 38 लाख और 10 लाख मोटा मोटा आपका 49 लाख। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। बाकी इसमें भी देखो क्या क्या खर्चे हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ये 12 लाख करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट हमने किया। 3 लाख करोड़ का ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार सरकारों को फंड्स देती है कैपिटल एसेट बनाने के लिए, वो सब यहां पे आ गया। राइट, ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। पहली चीज तो आप यहां पे ये नोटिस करिएगा, पहली चीज तो आप यहां पे ये नोटिस करो कि आपको ना इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। किनका? ये 4 बातें लिखी मैंने, रेवेन्यू सीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल सीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल को कोई आपको कह सकता है कि इनको आप ऑर्डर में अरेंज करिए, अरेंज देम इन द ऑर्डर, ज्यादा वैल्यू किसकी, कम वैल्यू किसकी है। तो अगर आपने नंबर्स देखिए, देखो सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, लगभग 38 लाख करोड़ के आसपास का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका रेवेन्यू रिसीट, लगभग 33-34 लाख करोड़ के आसपास। फिर आता है आपका कैपिटल रिसीट, जो आपका 16 लाख करोड़ के आसपास है। और फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि आपका 10 से 11 लाख करोड़ है। तो कोई आपसे पूछे ना इन चारों को अरेंज करो इन द ऑर्डर, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा, लगभग 38 लाख करोड़, रेवेन्यू सीट लगभग 33 लाख करोड़, कैपिटल सीट आपका मोटा मोटा आपका 16 लाख करोड़ के आसपास या 15-16 लाख करोड़ के आसपास, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ये रफली आपका होता है 10 लाख करोड़ के आसपास का। आई थिंक 10 है या 12 है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 10 लाख करोड़। अब आपके दिमाग में आया होगा सर मैंने अखबार में पढ़ा था 12 लाख करोड़।
आपने अखबार में पढ़ा था 12 लाख करोड़, मैं आपको समझाता हूं। 12 लाख करोड़ सरकार का अनुमान है, सरकार का अगले साल का अनुमान है कि अगले साल हम 12 लाख करोड़ खर्च करेंगे। इस साल तो हम 10 लाख करोड़ ही खर्च कर रहे हैं ना, या 10 या 11 लाख करोड़ कह लो, 11 लाख करोड़ अभी हम खर्च कर रहे हैं, अगले साल खर्च करेंगे 12.2 लाख करोड़, ऐसा हम अनुमान लेके चल रहे हैं। अनुमान सही भी होते हैं। देखो पिछले साल भी हमने सोचा था कि 11 लाख 20,000 करोड़ खर्च करेंगे, पर अब हमें लगता है कि नहीं नहीं इतना कहां खर्च होगा, तो अभी हमें यहाँ पे 10,95,000 करोड़ हमें लग रहा है कि खर्च होगा। तो अभी हमारा खर्चा इतना है इस साल का मोटा मोटा, अगले साल उम्मीद है कि 12 लाख करोड़ हम इसको पहुंचा देंगे, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को उम्मीद है, राइट। तो ये एक तो आपको ऑर्डर है, इसमें यहां पे आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़े डेफिसिट की। देखो मोटा मोटा एक आइडिया तो लगा, पर अभी हमारा कंप्लीशन नहीं हुआ। अभी हमें यहाँ पे डेफिसिट और घाटों की भी बात करनी है कि किस किस प्रकार के घाटे होते हैं, क्यों होते हैं वो घाटे, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखो हमारे ना बजट कई तरह के हो सकते हैं, अभी आऊंगा उस डेटा पे, अभी खत्म नहीं हुआ डेटा। देखो एक होता है हमारा सरप्लस बजट। सरप्लस आप वर्ड समझते हो, सरप्लस, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा। अगर मान लो सरकार की कमाई बहुत बहुत ज्यादा हो और खर्चे बड़े कम हो, तो सरकार का बजट कैसा होगा, सरप्लस। कमाई बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत कम है, उसको सरप्लस बोलते हैं। एक होता है बैलेंस बजट, जितना खर्चा उतना ही कमाई, वो हो गया बैलेंस। अच्छा एक होता है आपका यहाँ पे डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है, कमाई काफी कम है पर खर्चा बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है और कमाई काफी कम, तो एक घाटे वाला बजट होता है। इट इज कॉल्ड अ डेफिसिट बजट। अब पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि भारत में आपके हिसाब से कैसा बजट चलता है, क्या भारत में सरप्लस बजट है या डेफिसिट है या बैलेंस्ड है। देखो आपको इतना तो अनुमान लगा गया होगा आप लोगों ने डेटा को देख के भी कि हमारा खर्चा काफी ज्यादा है, हमारी कमाई कम है, हमारी कमाई कम है, राइट। तो हमारे पास घाटे होते हैं। सवाल आता है किस किस प्रकार का डेफिसिट होता है हमारे देश में। देखो आपको 4-5 चीजें पढ़नी है यहां पे डेफिसिट के लिए। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे समझनी है ना, सबसे पहली चीज जो आपको डेफिसिट में यहां पे समझनी है वो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो 25 में भी, 2025 में भी क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे यहां से। बच्चे कह रहे थे सी सेट का क्वेश्चन है, पर सी सेट का नहीं था, वो सिंपली प्लस माइनस ही करना था। अगर आपको लॉजिक क्लियर होता तो बड़े आराम से कर लेते हो। रेवेन्यू डेफिसिट, पहली बात मुझे आप लोग बताओ आप डेफिसिट कैसे निकालोगे। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। अगर मैंने आपको बोला कि लेट से आपका खर्चा है 150 रुपए और आपकी कमाई है 100 रुपए, तो कितना घाटा कितना है बता सकते हो। ठीक है, ऐसा सवाल है। 150 रुपए अगर आपका खर्चा है और 100 रुपए आपका कमाई है, इसका मतलब आपका घाटा कितना है, 50 रुपए का। ये कैसे निकाला सर, मैंने एक काम किया, मैंने अपना जो एक्सपेंडिचर था ना उसमें से अपनी रिसीट को माइनस कर दिया। रिसीट कह लो या इनकम कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो। ये इनकम और रिसीट में क्या अंतर, अभी मैं आऊंगा 2 मिनट में। तो जब आपने इस तरह से खर्चे में से अपनी कमाई को माइनस किया, तो बाकी बचा हुआ जो पैसा था वो क्या होगा, घाटा। तो एग्जैक्टली यही लॉजिक के साथ अगर कोई आपसे पूछे कि अगर मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या होना चाहिए, ये क्या आपका रेवेन्यू, देखो डेफिसिट लिखा होता तो क्या लिखता मैं, सिंपली एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, यही लिखता ना। अगर आपका घाटा निकालना था 150 में से 100 माइनस किया तो यही तो आया था। अब इसने अगर वर्ड यहां पे रेवेन्यू इस्तेमाल कर दिया है, तो मैं यहां पर भी इसके आगे क्या मैं रेवेन्यू वर्ड नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूं। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ये फॉर्मूला बन जाएगा इस केस में। ठीक है सर, बन गया बन गया, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये है रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर घाटा। ओके ओके ओके। अब पहला सवाल तो ये है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन रेवेन्यू डेफिसिट होना। देखो इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है। आप ना इमेजिन करो सिचुएशन, अपनी फैमिली वाली सिचुएशन इमेजिन करो। आपको फैमिली वाला एग्जांपल याद है जो मैंने आपको बजट को समझाने के लिए अभी आधे घंटे पहले इस्तेमाल किया था। हाँ सर मुझे याद है, जब आपने हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सीट समझाया ना एक फैमिली के लिए, तो आपने हमें बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है। जैसे मैंने अपने घर के लिए कुछ सब्जियां खरीद ली, कुछ फल फ्रूट खरीद लिए, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। और मेरे लिए रेवेन्यू सीट क्या था, जो घर पे इनकम आती है, सैलरी आती है, ये सब चीजें। अगर देखो एक परिवार का रेवेन्यू डेफिसिट है ना, तो एक्चुअली ये बहुत ही खराब बात है। क्यों, इसका मतलब पता क्या है,
रेवेन्यू डेफिसिट होने का एक परिवार के लिए? एक परिवार के लिए मतलब यह है कि एक परिवार की इतनी भी इनकम नहीं है कि वो अपने फल फ्रूट सब्जियां यूटिलिटीज खरीद पाए, उसको उधार लेना पड़ रहा है ताकि घर में सब्जियां आ पाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। मेरी बात समझना, खर्च, अब लोन लेना हमेशा गलत नहीं होता। अगर आप सब्जियां खरीदने के लिए लोन ले रहे हो ना, ये गड़बड़ वाली बात है। तो एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट होना थोड़ा चिंता वाली बात हो जाती है। तो यही लॉजिक अगर आप सरकार की तरफ लेके जाओ, सरकार की तरफ अगर आप सोचो सरकार के पर्सपेक्टिव से, तो सरकार के लिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? सर देखो, सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सरकार अपने मुलाजिमों को सैलरी देती है, उनको पेंशन वगैरह प्रोवाइड करती है ना, और खर्चे जो होते हैं छोटे मोटे जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उनको करती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू सीट क्या था? सरकार की कमाई इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, देखा था ना वो वाला। मतलब सरकार को टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू से इतना पैसा भी नहीं मिल पाता कि सरकार अपने मुलाजिमों को सैलरी दे पाए, उनको पेंशन वगैरह दे पाए, उसको लोन लेके अपने लोगों के लिए सैलरी पेंशन देनी पड़ती है। ये है रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब। तो रेवेन्यू डेफिसिट होना थोड़ा सा बुरा माना जाता है कि होना नहीं चाहिए यार, ये वाला घाटा सही नहीं है, ये घाटा सही नहीं है। समझे मेरी बात को? क्या इंडिया में रेवेन्यू डेफिसिट है? बोलो, है? अरे भाई है क्या मतलब? ये आपको डेटा दिखाया तो है मैंने, हाँ डेटा दिखाया तो है मैंने आपको। कितना था रेवेन्यू डेफिसिट? देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है अपना, कितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये बताया तो था आपको, कहां गया? ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 38 लाख करोड़। और रेवेन्यू सीट कितना है? रेवेन्यू सीट है अपना 33 लाख करोड़। तो हाँ भाई, लगभग 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट है, मोटा मोटा 5 लाख करोड़ का। ये लिखा है यहाँ पे, ये देखो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ये 5 लाख करोड़ के आसपास आपका रेवेन्यू डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। समझे इस बात को? हाँ सर, समझ गए आपकी बात। तो ना सरकार को एक्चुअली काफी क्रिटिसाइज किया जाता था एक टाइम पे ऊपर कि भाई आप अपने आरडी को खत्म करो। सरकार को ना प्रेशर किया जाता था कि आप एक काम करो, अपने रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करो। बट आगे जाके ना इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है और हम रेवेन्यू डेफिसिट की जगह एक नया टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब सवाल आता है इसका मतलब क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का? देखो सरकार बोलती है कि भाई देखो, हर एक घाटा खराब घाटा नहीं होता या हर एक खर्चा खराब खर्चा नहीं होता। अगर हमारे खर्चे से कुछ अच्छा बन रहा है तो उसको आप बुरा खर्चा मत मानो ना। पता क्या है, एक्चुअली सरकार ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कई बार ना हम ग्रांट्स देते हैं, ठीक है, अब वो ग्रांट्स दी जाती हैं आगे और वो ग्रांट्स का इस्तेमाल कई बार कहीं सड़कें बनाने के लिए, कुछ कैपिटल एसेट बनाने के लिए हो जाता है। तो सरकार ने बोला देखो यार, ये वाला खर्चा बुरा खर्चा नहीं है। अगर कहीं पे हमारे ग्रांट देने से कहीं से सड़कें बन रही हैं तो उसको आप बुरा खर्चा मत काउंट करो। हाँ बात ठीक है। तो इसीलिए पता क्या करते हैं, हम रेवेन्यू डेफिसिट में से एक ऐसा खर्चा जो बुरा खर्चा नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। तो आरडी का ईआरडी का फॉर्मूला क्या आता है? इट इज नथिंग बट रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, राइट। स्टेट्स को जो सेंटर ने ग्रांट्स दी कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए, उसको माइनस कर दिया, क्योंकि दिस इज नॉट अ बैड खर्चा, दिस इज नॉट अ बैड एक्सपेंडिचर। तो हम रेवेन्यू डेफिसिट में से इस बुरे खर्चा जो नहीं है उसको माइनस कर दो। तो एक्चुअली जो ईआरडी की वैल्यू आई ना, वो है बुरा खर्चा। समझना मेरी बात को। पता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से सरकार का आरडी आया मान लो 50 रुपए, सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट आया 50 रुपए। लोगों ने सरकार को बोला भाई देखो कैसे काम कर रहे हो आप लोग, आपसे मैनेज नहीं हो रहा चीजें, आपका घाटा देखो, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, यार रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए। पर सरकार ने बोला यार देखो मेरी बात सुनो आप लोग, इसमें से कुछ खर्चा ऐसा है जो अच्छे कार्य के लिए हो रहा है। सरकार ने बोला देखो 20 रुपए ऐसे हैं जो अच्छे काम के लिए खर्च हो रहे हैं। अच्छा काम मतलब जो ग्रांट्स आपने दी जिससे आपका कैपिटल एसेट क्रिएट हुआ, ये तो अच्छा खर्चा है, बात तो सही है।
तो सरकार ने बोला भाई देखो ये 50 में से इस 20 को माइनस कर दो, तो बचा कितना, 30 रुपए। ये जो 30 रुपए बचा, नाउ दिस इज नोन एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये है बुरा घाटा, दिस इज बुरा घाटा। इस बुरे घाटे को हमें जीरो करने की कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस ईआरडी टू जीरो, हमें इसको जीरो करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाकई में बुरा घाटा है। ये ऐसा घाटा है जिससे कोई लंबे समय के लिए कुछ हमारा बन नहीं रहा। एक होता है ना कि आपने देखो मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। एक होता है कि आप लोन लो, आप दुकान खरीदने के लिए लोन ले रहे हो या अपनी जमीन खरीदने के लिए लोन ले रहे हो। अब इससे ना आगे जाके फायदा होगा, आपके धंधे को, अपने बिजनेस में कुछ फायदा होगा। पर अगर आप सब्जियां खरीदने के लिए लोन ले रहे हो ना, वो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो सरकार ने भी यही बोला कि देखो भाई ये जो 20 रुपए वाला खर्चा था, दिस इज नॉट अ बैड खर्चा, तो इसको हटाओ। ये जो बाकी फिर आखिरी में 30 रुपए बच गया ना, ये है बुरा खर्चा, हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे, इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये चेक करते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, समझ रहे हो। तो ईआरडी हमारा नहीं होना चाहिए, ईआरडी जीरो होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। एक हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या सर हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आज के समय जीरो है? अरे नहीं भाई, जीरो क्यों होगा, अभी है हमारा। कितना है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? लगभग 2 लाख करोड़ का, लगभग 2 लाख करोड़। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, समझ गया आपकी बात। एक दो डेफिसिट हमें और देखने हैं, खासकर हम यहां पे देखेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों अभी तक हमने जो घाटा देखा ना, वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कंपोनेंट वाला घाटा देखा। फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम टोटल घाटा देखते हैं, टोटल कितना सरकार को उधार लेना पड़ेगा, टोटल घाटा है कितना, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। अब इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल है, देखो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन मांगूंगा आपकी साइड से। फिस्कल डेफिसिट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम माइनस कर दें। क्या कर दें? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम माइनस कर दें, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे टोटल रिसीट नहीं लिखा, मैंने यहां पे लिखा है टोटल इनकम, कितनी कमाई है सरकार की। पॉइंट आता है कि सर टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? देखो टोटल एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल है, इट इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। किसी के दिमाग में आएगा फिर टोटल इनकम भी लिख दो ऐसे ही, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। पर मैंने कहा ना, ऐसे नहीं लिखना, ना ना ऐसे नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि एक्चुअली आप नोटिस करो, रेवेन्यू सीट तो ठीक है, कैपिटल रिसीट को पूरा नहीं लिखना। पॉइंट आता है क्यों नहीं लिखना? देखो आपने बोरोइंग की बात करी, उधार लेने की, हाँ, क्या बोरोइंग आपका कैपिटल सीट में आता है? बिल्कुल, कैपिटल सीट में बोरोइंग आता है। जब आप कहीं से पैसा उधार लेते हो, आपकी जेब में पैसा जाता है? बिल्कुल जाता है, और आपका उससे लाइबिलिटी बढ़ती है बोरोइंग करने से, यस। अब देखो ये जो बोरोइंग है ना, ये है तो कैपिटल सीट, पर इसको हम अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो जो डेट वाला कंपोनेंट था ना, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको याद होगा मैंने जब आपको कैपिटल सीट पढ़ाया था ना, मैंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैंने बोला भी था आपको, देखो ना कैपिटल सीट जब हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको कैपिटल सीट 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाया था। एक था नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट और एक था डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट। एक तो था उधार वाला बोरिंग जो हमने ली थी, और एक बाकी सब था डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ना बोरिंग, जो उधार लेने वाला, ये है डेट क्रिएटिंग, इसको हम अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो इंक्लूड किसको करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इनको। व्हाट इज दिस? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट। सो दैट इज वाई जो आपका यहां पे फॉर्मूला बन के निकल के आएगा ना, जो आपका फॉर्मूला बन के निकल के आएगा, वो क्या बन के निकल के आएगा? टोटल इनकम के अंदर रेवेन्यू सीट तो आएगा, पर यहां पर क्या आएगा? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट। डेट क्रिएटिंग वाला, बोरोइंग वाले को हम इंक्लूड नहीं करते हैं इनकम के अंदर। तो फॉर्मूला आपका ये बनता है, एक्सपेंडिचर टोटल आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम के अंदर रेवेन्यू सीट एंड आपका नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट। या तो इसको ऐसे लिख लो, हाँ हाँ ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं? या आप फिस्कल डेफिसिट को ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। रिसीट में हम
बोरिंग वाला नहीं लेंगे, रिसीट्स के अंदर हम लोग बोरोइंग वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे, बोरोइंग को हटाकर हम रिसीट्स लेंगे। बोरोइंग को हटा के लेना है मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग लेना है, या तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना। ये दूसरा फॉर्मूला है। अच्छा, एक तीसरा फॉर्मूला भी है यहां पे फिस्कल डेफिसिट का। पॉइंट आता है, वो क्या है सर, वो क्या है, व्हाट इज दैट? देखो, मान लो एक परिवार था, या एक सरकार ही छोड़ दो, मतलब मान लो एक सरकार का मान लो कमाई है 200 रुपया, पर सरकार का खर्चा है मान लो 250 रुपया। क्या आपने कभी सोचा ऐसा हो कैसे सकता है? एक सरकार का खर्चा 250 रुपये कैसे हो सकता है जब उसकी कमाई 200 रुपया है? सर ये हो सकता है, पता कैसे? अगर ये सरकार 50 रुपए का उधार ले ले, है ना, 200 रुपए उसकी कमाई थी, 200 रुपए उसकी कमाई थी, 50 रुपए उसने उधार ले लिया, तो हो गया ना 250 रुपए का खर्चा। यस। तो एक्चुअली कहने का पॉइंट ये है, ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये क्या होता है? कितना कमाई थी, फिर कितना खर्चा था, माइनस कितनी इनकम, तो 50 रुपए तो आया था। हाँ, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर आप ये देखो ये 50 रुपए है क्या, दिस इज नथिंग बट योर बोरोइंग, जो उधार की जरूरत आपको पड़ी है। तो एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट का तीसरा फॉर्मूला और कुछ नहीं होता, इट इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट इज सेम एज बोरोइंग। तो तीन फॉर्मूले हैं यहां फिस्कल डेफिसिट के, एक ये और तीसरा हो गया फिस्कल डेफिसिट आपका बोरोइंग के बराबर होता है। क्या ये समझे आप लोग? ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2025 में, रेवेन्यू डेफिसिट का सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां से बहुत आसान क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे 2025 के प्रीलिम्स के अंदर। जिनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे उनके लिए, बिल्कुल इजी। आपको मैं ये चीज है ना प्रूव भी करके दिखाता हूं, ठीक है ना, ऐसे हवा हवाई कोई बातें नहीं, बिल्कुल हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। देखो इधर देखो आप लोग, इधर देखो कितना है फिस्कल डेफिसिट। ये देखो मेरे आंकड़े नहीं है यहाँ पे कोई, ये सरकार ने दिया है बजट, आप चेक कर लेना। देखो कैसे निकाला इन्होंने फिस्कल डेफिसिट, ये देखो ना, इधर इन्होंने फॉर्मूला भी दिया है, 9 - 1 + 5 + 6, व्हाट इज 9? कहां है 9? 9 है टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर। देखो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम या फिर टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ये देखो 1 + 5 + 6 क्या है, व्हाट इज 1 + 5 + 6? कहां है 1? 1 था आपका रेवेन्यू सीट, और 5 और 6 क्या है आपका रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। आप चेक कर लो, यहां पर इन्होंने बोरिंग नहीं लिया है, समझे हो? रेवेन्यू सीट 1 हाँ ले लिया, और आपका नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट लिया, डेट वाला लिया, 5 और 6 लिया। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ 9 - 1 + 5 + 6। कितनी वैल्यू आई है इसकी? इसकी वैल्यू आई है 15,58,492 करोड़, ठीक है, 15,58,492 करोड़। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फिस्कल डेफिसिट। क्या ये वैल्यू बोरिंग के साथ मैच करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। कहां लिखा आता है बोरिंग? बोरिंग लिखा आता है आपका यहां पे, ये देखो बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। क्या ये वैल्यू 15,58,492 करोड़ है? बिल्कुल है। तो बोरोइंग ही फिस्कल डेफिसिट के बराबर होता है। यही क्वेश्चन 2025 में यूपीएससी ने हमसे पूछा था। आई होप ये डेटा को आप लोग यहां पे समझ पा रहे होंगे कि ये डेटा है क्या, कोई दिक्कत है यहां पे? आरडी, ईआरडी, फिस्कल डेफिसिट, इनमें से किसी भी कंपोनेंट को समझने के अंदर, यस और नो? ठीक है, कर लेंगे यहां पे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। आगे आते हैं, आगे आते हैं। एक और आपका डेफिसिट हमें पढ़ना है, वो सर है हमारा यहां पे क्या, इट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, देखो प्लीज इस बात को समझना, होता पता क्या है, अगर हमें सरकार को जज करना है कि भाई सरकार ने इस साल कैसे काम किया, तो अभी के ना पीछे वाले पैरामीटर के हिसाब से यहां जज करना सरकार को बहुत मुश्किल है। मेरी बात समझना, इंडिया में ना कोई मोदी सरकार कुछ नहीं होता, मनमोहन सरकार कुछ नहीं होता, हमारा वाजपेयी सरकार कुछ नहीं होता, भारत सरकार होता है। तो अगर कोई मैंने लोन लिया, मेरे मतलब ये वाले प्रधानमंत्री ने लोन लिया, या उसके पिछले प्रधानमंत्री ने लोन लिया, जिम्मेदार कौन है उसको रिटर्न करने की या उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करने की? मौजूदा सरकार, भारत सरकार, है कि नहीं? तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आज के साल में, ये जो साल गया है, इसके अंदर सरकार ने कैसा परफॉर्म किया, ये साल की परफॉर्मेंस कैसी थी? क्योंकि देखो यार, फिस्कल डेफिसिट पता क्यों ज्यादा हो सकता है? क्योंकि इट इज पॉसिबल
कि पहले लोन लिया था, उसके पिछले साल लोन लिया था, उसके पिछले साल लोन लिया था, उनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है ना। तो सरकार ने इस साल कैसा काम किया वो कैसे जज करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट पता क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई देखो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट था, हाँ ठीक है, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, अगर हम इसको माइनस कर दें, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स को माइनस कर दें, क्या हमारे पास इस करंट ईयर की परफॉर्मेंस नहीं आ जाएगी? जितने ही पुराने उधार थे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट था, अगर हमने वही माइनस कर दिया इंटरेस्ट आपके फिस्कल डेफिसिट से, तो हमने पुराने जो पाप थे उनको साइड कर दिया। तो पूरा का पूरा जो डेफिसिट होगा वो करंट ईयर की परफॉर्मेंस को दिखाएगा। तो बिल्कुल, तो अगर आपको करंट परफॉर्मेंस चेक करनी है ना, करंट परफॉर्मेंस सरकार की, तो उसके लिए आप प्राइमरी डेफिसिट को यहां पे देखते हो। इज दिस अंडरस्टूड? क्या ये बात आपको क्लियर हुई यहां पे? राइट तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके, ये बात तो हमें क्लियर है, ये बात हमें यहां पे क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये सभी के फॉर्मूले मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। क्या था रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? आरडी में से हम लोग कैपिटल एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, या फिर जिसको हम लोग बोरिंग के बराबर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर में तो पूरा लिख लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर रिसीट में रेवेन्यू सीट तो लिखा, पर कैपिटल सीट में केवल नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट यहां पे हमने लिखा है। बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, ये क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरिंग हम यहां पे माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। आई होप ये सारे डेफिसिट आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं इनका आपको डेटा दे देता हूं, कितना कितना इनका डेटा है वो देख लो आप लोग। ये है इनका डेटा, ये देखो, जैसे देखना इधर देखना आरडी, पहले आरडी पे फोकस करो। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है आपका? 5 लाख करोड़ का। ये देखो नीचे ना एक और नीचे लिख रखा है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में पता क्या लिखा रखा है? एक्चुअली पता क्या होता है यहां पे, ये जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है। हमारी ना सरकार जीडीपी एस्टिमेट करती है, बिल्कुल। तो ये जो आपका नंबर है ना, ये परसेंटेज टर्म्स में गिवन होता है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है, इट इज 1.5% ऑफ जीडीपी। अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ईआरडी की, इट इज 2 लाख करोड़ या फिर 0.6% ऑफ अवर जीडीपी। अगर हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, ये है 15 लाख करोड़ विच इज रफली 4.4% ऑफ अवर जीडीपी। उसी तरह से अगर हम बात करें यहां पे हमारा प्राइमरी डेफिसिट की, ये है लगभग 2,84,000 करोड़ विच इज रफली 0.8% ऑफ अवर जीडीपी। ये ऐसे आपको इन नंबर्स को यहां पे गो थ्रू करना होगा। अब इसमें भी पैटर्न आ सकता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, क्या ये लगातार बढ़ रहा है, क्या ये लगातार कम हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। सो दैट इज व्हाई वी मस्ट अंडरस्टैंड यूजिंग द ग्राफ्स। हमें थोड़ा सा इनके बारे में ग्राफ से पढ़ना होगा। इस ग्राफ की तरफ सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले तो यहां पर है ये वाला ग्राफ फिस्कल डेफिसिट का, सिर्फ आप अभी 2 मिनट के लिए यू जस्ट फोकस ऑन फिस्कल डेफिसिट, बाकी आएंगे। ये देखो सबसे पहले इधर देखो, ये फिस्कल डेफिसिट का आपको कर्व देखने को मिल रहा है। हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है। अब इसमें आपने नोटिस क्या किया? सबसे पहले आपने नोटिस किया, देखो ये है टोटल घाटा, टोटल फिस्कल डेफिसिट, जितना उधार हमें लेना पड़ा, द बोरोइंग रिक्वायरमेंट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। हुआ पता क्या, ये 2019 से 2020 से लेके 2021 इस टाइम ही फिस्कल डेफिसिट अचानक बढ़ा। ऐसा क्या हो गया यहां पे? अरे भाई कोविड हो गया, और क्या हो गया? जब कोविड था सरकार का खर्चा बढ़ गया, हाँ बढ़ गया। सरकार की कमाई कम होगी, हाँ कम होगी, तो क्या आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा? उधार ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो उस साल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था इट वाज 9.2% ऑफ आवर जीडीपी। फिर धीरे कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, अब हम यहां पे उसको और फर्दर यहां पे कम करता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट फिस्कल डेफिसिट, आगे और कम करेंगे इसको। हम ठीक चल रहे हैं अभी, सरकार जो पिछली बार बोल के गई थी ना
कि 4.4 से नीचे आ जाएगा, तो वो आ गया है हमारा मोटा मोटा। ठीक है, और देखेंगे फिर यहां पे। अब आओ रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें। ये देखो, ये रेवेन्यू डेफिसिट का कर्व है, ये भी देखो यहाँ पे कम हो रहा है, 1.5% ऑफ जीडीपी के आसपास चल रहा है आज के समय। उसके नीचे आप देखोगे प्राइमरी डेफिसिट, ये देखो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट का कर्व है, ये सरकार की करंट परफॉर्मेंस को दर्शाता है। और इसके नीचे आपको ईआरडी देखने को मिलेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो मोटा मोटा 0.6% है फिलहाल, आगे जाके 0.3% हो जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन चारों को आप अरेंज करो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी आप कहना चाहो। तो आपको याद रखना होगा, यहां पर आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर के ऊपर आपको रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट के बाद आपको प्राइमरी डेफिसिट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिलेगा। ये इनका ऑर्डर होगा अरेंजमेंट के अंदर, ये इनका ऑर्डर होगा इस तरह से। इनको कोई बोले ना आपको अरेंज करें, तो आप ऐसे इनको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अरेंज कर देंगे। दूसरी बात, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कई बार ना यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंसिस्टेंटली वाले। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, कोई चीज लगातार होती रहे ना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंटली। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे कल को मान लो उसने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, फिस्कल डेफिसिट हैज बीन कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 10 years। मान लो ये लाइन है, आई रिपीट, फिस्कल डेफिसिट हैज बीन कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 10 years। इसका मतलब पता क्या है, कि साल दर साल हर साल कम ही होता जा रहा है। पर क्या ऐसा है? नहीं, देखो यहां पर पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, फिर हम कम कर रहे हैं। तो 10 साल में तो कोई ट्रेंड नहीं है। पर दोस्तों अगर वो 5 साल की बात करें कि पिछले 5 साल में फिस्कल डेफिसिट लगातार कम हुआ है, इसका आंसर हाँ रहेगा। मतलब फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सॉरी, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम बात करें तो यस, ये देखो ये पहले पिछले 5 साल में कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। तो फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बिल्कुल कम हुआ है पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में ट्रेंड है, 10 साल का ट्रेंड नहीं है यहां पे। क्या ये बात समझ पाए हो आप लोग? ये बात भी आप यहां पे ध्यान रखना डेफिसिट ट्रेंड्स के बारे में। ये इनके नंबर्स अगर हमें देखने हैं, ओवरऑल नंबर्स अगर हम बात करें, ओवरऑल नंबर से भी हमें देखने को मिल रहा है पिछले 5 साल में फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट भी, और आपका ईआरडी भी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको देखने को यहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, अच्छा एक बात और है, एक दो बातें और मुझे आपको बतानी है, फिर बाकी टैक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बात आप नोटिस करना है, यहां पे एक सवाल बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने हमें दिखाया तो था कि टैक्स से काफी पैसा आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, मेजॉरिटी पोर्शन वहां से टैक्स रेवेन्यू से था। पर सवाल आएगा टैक्स रेवेन्यू में कहां से आ रहा है, ये कौन सा टैक्स मिल रहा है हमें? देखो यहां पर ना आपके बजट में मेंशन होता है कि मान लो हमारे पास पैसा 1 रुपया आ रहा है, 1 रुपया कहां कहां से आ रहा है? तो सबसे पहले तो बात समझना, अगर सरकार को 1 रुपया मिलता है ना, तो सबसे बड़ा उसमें से कॉन्ट्रीब्यूटर है बोरोइंग। सरकार की जेब में अगर 1 रुपया आ रहा है ना, तो उसमें से 24 पैसे तो सरकार उधार लेकर आ रहा है सरकार की जेब में पैसा। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारे जेब में आने का वो है बोरिंग। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे आपको इनकम टैक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकम टैक्स है सेकंड मेजर कंट्रीब्यूटर। तीसरे नंबर के ऊपर आपको यहां पे देखने को मिलेगा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट, और चौथे पे देखने को मिलेगा आपका जीएसटी। तो ये टॉप 4 आपको रखने हैं दिमाग में। क्या रखना है दिमाग में? बोरिंग सबसे पहले, फॉलोड बाय इनकम टैक्स, फॉलोड बाय कॉर्पोरेशन टैक्स, फॉलोड बाय आपका जीएसटी। ये 4 चीजें आपको इस ऑर्डर में पता होनी चाहिए जहां पर से आपको पैसा मिल रहा है। एक बात ध्यान में रखना, चाहे आप कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करो, चाहे आप इनकम टैक्स की बात करो, ये दोनों क्या है? बोथ ऑफ देम आर व्हाट? दीज आर बोथ डायरेक्ट टैक्स। दोनों आपको डायरेक्ट टैक्स देखने को मिलते हैं। जीएसटी की बात करें, ये अपने आप में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि सर ये खर्चा हो कहां पे रहा है, कहां कहां हम 1 रुपया खर्च करते हैं? देखो सबसे बड़ा जो खर्चा है ना सरकार की तरफ से, वो आपका स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। मतलब सरकार के पास अगर 1 रुपया है, उसमें से 22 पैसे किसके पास जाते हैं? स्टेट्स के जो शेयर है टैक्सेस का, वो उसके पास चले जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जहां पर 100% फंडिंग सरकार देती है, वहां पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, सॉरी। ठीक है, पहले नंबर पे क्या था? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। दूसरे नंबर के ऊपर है इंटरेस्ट पेमेंट। भाई जो इतना सारा लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करनी है, तो दूसरे नंबर पे है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, और तीसरे नंबर पे है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, और चौथे नंबर पे इस तरह से आपका डिफेंस। तो ये 4 चीजें आप यहां पे ध्यान रख सकते हो। बट मेजर टॉप 3 तो बिल्कुल स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, फॉलोड बाय इंटरेस्ट पेमेंट, फॉलोड बाय सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये 3 बातें आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। हाँ,
तो मैं जो बात कर रहा था ना यहाँ पे अपनी विद रिगार्ड्स टू आपका रुपया कहां कहां से आता है, तो इसमें आप लोग एक बात अंडरस्टैंड करना, मैंने आपको बताया ना कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। लार्जेस्ट तो ऑब्वियसली बोरोइंग्स हैं, पर टैक्सेस के अंदर अगर हम बात करें ये दोनों हैं। और इनफैक्ट ये जो मैंने आपको बताया भी, ये दोनों क्या है, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्ट टैक्स। तो अगर आप यहां पे नोटिस करोगे ना हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में, राइट, टैक्स रिसीट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको ये ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं ना टैक्स टू जीडीपी रेशो की, जब हम बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो की, तो यही नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहां पे जीडीपी जो बात करें वो नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशो की अगर हम बात करें तो भारत में जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है आज के समय ये 11.4% है। देखो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना टैक्स टू जीडीपी रेशो की, ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पे बात कर रहा हूं, या मैं स्टेट्स वाला नहीं ऐड कर रहा। कई बुक्स में आप लोग पढ़ोगे कि भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशो 17 से 18% है, पर प्लीज सुनना यहां पर हम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अगर सेंटर के साथ आप स्टेट्स को भी जोड़ दोगे तब वो नंबर 17-18% आता है। अकेले सेंटर की अगर हम बात करें तो वो 11% के आसपास है, 11 से 12% के बीच में। समझे इस बात को, वो सेंटर और स्टेट्स का मिला के बनता है 17-18%। तो टैक्स रिसीट्स की अगर हम बात करें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसमें भी आप ट्रेंड नोट करना। पहली चीज तो यहां पे ये है कि ये जो 11.4% हमारा है टैक्स टू जीडीपी रेशो, उसमें कंट्रीब्यूटर मेजर कौन है, आपका डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम है 4.6% के आसपास। अब जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मैं आपको टैक्सेशन के बारे में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, मतलब बता दूंगा क्या, अभी बता देता हूं थोड़ा सा, बाकी डिटेल में वहां पढ़ेंगे। होता पता क्या है, डायरेक्ट टैक्स अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, वेयरएज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो अपने आप में रिग्रेसिव होते हैं। अब सवाल आएगा इसका क्या मतलब प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसके ऊपर ज्यादा परसेंटेज रेट, जिसकी कम इनकम उसके ऊपर कम परसेंटेज रेट। जैसे इनकम टैक्स आप देखते हो, अगर आपकी इनकम बहुत कम है ना आपके ऊपर ना के बराबर टैक्स लगता है, 0% लगता है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है आपके ऊपर 10% 20% लगेगा। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आपके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, जहां पे मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, जहां पे इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका ज्यादा परसेंटेज रेट लगता है। रिग्रेसिव में जैसे जीएसटी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे करोड़ों रुपया कमाए कोई बंदा, उसके ऊपर आपका जो परसेंटेज उसको देना पड़ेगा उसकी इनकम का बहुत कम होगा, राइट। मैं डिस्कस करूंगा वहां पे आपको रिग्रेसिव टैक्स डिटेल में। बट अभी के लिए एक बात समझो, हमारा जो ज्यादा पैसा है ना टैक्स टू जीडीपी रेशो के अंदर, ज्यादा वो कहां से आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक अच्छी बात है। क्यों, अरे भाई जो बंदा ज्यादा कमाए उसके ऊपर ज्यादा परसेंटेज टैक्स लो, तो जितना पैसा ज्यादा डायरेक्ट टैक्स से आएगा उतना ही देश के अंदर, देश का अमीर गरीब का अंतर कम करने के अंदर अच्छी बात है। तो वी आर डूइंग गुड। डायरेक्ट टैक्स का जो परसेंटेज है इन जीडीपी वो बढ़ता जा रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ये जो नंबर है ये पिछले 25 साल में हाईएस्ट है। अगर पिछले 25 साल की बात करें 2000 ऑनवर्ड्स, तो सबसे हाईएस्ट नंबर डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी का वो यहां पे हमें अभी देखने को मिल रहा है 6.8%। पिछले 25 साल का ये हाईएस्ट नंबर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल नंबर मैंने बता दिया 11.4, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, ये 25 साल में हाईएस्ट नंबर है 6.8%। अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कल को बोल देगा डायरेक्ट टैक्स हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले ज्यादा था फिर कम हुआ फिर और बढ़ गया, समझ रहे हो। तो कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है। हाँ अभी काफी हाई पे है, अभी हाई पे चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये आ सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट, नहीं आज के टाइम तो डायरेक्ट ज्यादा है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट टैक्स हमेशा ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट, नहीं। आप देखो ना जैसे कोविड का समय अगर आप नोटिस करो, यहां पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो गया था, डायरेक्ट टैक्स कम था। तो ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना इनका आपको खास ध्यान रखना होता है। अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछे ये आपको सारे के सारे आपको हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं ना मैंने अपने पीपीटी में डाल रखी हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर आप इनको अच्छे से एक बार गो थ्रू करना, मैंने आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश की है, पर अगर आप इनको खुद भी अपने एंड पे गो थ्रू करोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के सेशन को इतना रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम टैक्सेशन को पिक करेंगे। उसमें मैं आपको फर्दर कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है थोड़ा बता भी दिया मैंने आपको, बट उनका एक बेसिक आइडिया फिर से ले लेंगे।
मतलब कुछ चीजें और एडिशनल भी पढ़ेंगे। बाकी उसके अलावा ना हमें जीएसटी पढ़ना है डिटेल में। जीएसटी से क्वेश्चन बने हैं, जीएसटी 2.0 भी आया पिछले साल, तो भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। एंड एट द सेम टाइम और जो कुछ करंट अफेयर्स में रहे हैं ना मुद्दे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन का एजेंडा रहेगा। आई होप आज जो हमारा डिस्कशन था फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग, इसके बारे में आपको चीजें समझ आई होंगी। इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।